अच्छा जनाब, स्टैट्स कनाडा की आज एक खबर आई है और इसके मुताबिक जो लोगों का डिस्पोजेबल इनकम है वो नीचे आती जा रही है। और ये जो उन्होंने रिपोर्ट लाई है ये दिस इज़ फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 और वो कह रहे हैं जी कि हाउस होल्ड जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उसका जो प्रोपोर्शन है इट हैज़ रिजन टू 184.5% इन फर्स्ट क्वार्टर, जो कि 181.7% था फोर्थ क्वार्टर में 22 उससे कंपेयर किया है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं जी कि एवरी डॉलर जो आप कमा रहे हैं उसके ऊपर आपका जो क्रेडिट डेट होता जा रहा है वो 1.85 का हो रहा है, जिसका कि मतलब है आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम या आपकी जो बाइंग पावर है वो नीचे आती जा रही है। हाउस होल्ड डेट सर्विस जो रेशो है वो है 14.90% एंड दैट अगेन इज फॉर द फर्स्ट क्वार्टर अप फ्रॉम 14.40 इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। और वो कह रहे हैं उसकी वजह यह है कि हाउस होल्ड जो है बेतहाशा बोरोइंग उन्होंने शुरू कर दी है एंड दैट इज टचिंग 16.5 billion on seasonally adjusted basis in just the first quarter अभी जो है, including 11.2 billion in mortgage debts जो आपके जो हैं वो चल रहे हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी जो है चिंता वाली खबर है। तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के अपनी आप जो है वो कार्ड्स यूज करना आसान है शादी जी, मगर नॉट पे करना फिर मुश्किल हो जाता है, बर्डन्स आ जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल इसलिए बेहतर ये है कि कार्ड्स जब भी यूज करें तो बहुत सोच समझ के आप कार्ड यूज करें और कोशिश ये क्या करेंगे उतना कार्ड यूज करें जो आप विद इन 30 डेज पे कर सकें। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, लोग ये समझते हैं कि वो जी क्रेडिट कार्ड है हमारे पास तो कोई बात नहीं, जितनी मर्जी स्पेंडिंग करते रहो। नहीं, वो पैसा आप सोचें कि आपने वापस भी करना है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है कैनेडियंस बिल्कुल, ये दिस इज 2.11 ट्रिलियन इन मॉर्टगेज डेट है। और जो दूसरी जो चीज़ें हैं नॉन मॉर्टगेज लोन्स वगैरह जो हैं वो भी 2.84 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं। तो आप देखें क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा जनाब, ओंटारियो के जो कॉर्नर्स हैं वो अब कह रहे हैं कि हम भी अब यूनियन की तरफ जाना चाहते हैं और हम जो है हमारे साथ हमारी पेज वगैरह नहीं बढ़ाई गई। ओंटारियो कॉर्नर्स एसोसिएशन जो है वो कह रहे हैं हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जो न्यू सिस्टम्स हैं उसकी वजह से हमारा लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो है हमें जो है पे चाहिए और हमें रेज चाहिए। अभी इस महीने में बहुत अरसे के बाद इनको कोई कहते हैं जी कि कोई अबाउट कई सालों की जदोजहद के बाद हमारी जो है बढ़ाई गई है तनख्वाह थोड़ी सी, बट दैट इज़ नॉट इनफ। और वो कहते हैं जी कि नर्सेज जो हैं वो भी कह रहे हैं और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। अच्छा, ये जब डॉक्टर से पूछा गया कि क्या आपको फेयर यहाँ पे डील चाहिए, तो वैसे तो डॉक्टर्स जो हैं वो अंडर द लॉ अलाउड नहीं है कि यूनियंस बनाएं, लेकिन फिर भी 96% जो हैं उन्होंने फेवर किया था कि हम भी ओंटारियो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। इसकी हियरिंग जो है अब नवंबर में शुरू होएगी और वो कहते हैं जी कि हमको फुल यूनियनाइजेशन जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। और अगर ये गए तो फिर दिस इज गोइंग टू बी अकिन टू ओंटारियो मेडिकल एसोसिएशन जो कि रिप्रेजेंट करती है डॉक्टर्स को और फिर उनके बिहाफ पे वो गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट कर सकती है। जाहिर है जी चीज़ें अब इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं तो एवरीबडी वांट्स ये पे रेजेस एंड बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड ऑल दैट। मेन स्ट्रीट रिसर्च का आज फिर से जो एक सर्वे सामने आया है उसमें ओलिविया चाओ ने अब बहुत ज़्यादा लीड ले ली है। ये जो हैं इनके पास 32.6% की सपोर्ट है डिसाइडेड वोटर्स में, 17% एना बिलाओ, 14.2% मार्क सॉन्डर्स, एंथनी फ्यूरे 8.7%, मिट्सी हंटर 8.3%। और इसमें ये हुआ है ओलिविया चाओ की इतनी ज़्यादा वो आगे इसलिए निकल गई हैं कि जो हैना बुलाओ हैं शी हैज़ लॉस्ट 3 पॉइंट्स, लेकिन जो मार्क सॉन्डर्स हैं उन्होंने गेन किया है फर्स्ट एक पॉइंट जो है वो। और ये सर्वे भी इन्होंने अभी जून 9 से 11 के बीच में किया था और इसमें वो कह रहे हैं कि चाओ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं टोरंटो के डाउनटाउन कोर में, 37% ऑफ डिसाइडेड वोटर्स उनके साथ हैं। और ये जो हैं इसके साथ साथ जो नॉर्थ यॉर्क और इटोबिको का एरिया है वहाँ पे भी 26% है, लेकिन स्कारब्रो में इतनी अच्छी नहीं है। स्कारब्रो में एना बिलाओ जो है वो आगे चल रही हैं और 3% से ये आगे हैं। इसके अलावा अभी 2 वीक से भी लेस रह गया है, बट स्टिल 18% जो वोटर्स हैं वो अनडिसाइडेड हैं। और ये जो सर्वे था ये 833 एडल्ट्स पे किया गया था। तो मेरे ख्याल में सर्वे का ज़रा सैंपल भी छोटा था, लेकिन फिर भी उससे कुछ तो आइडिया आपको हो सकता है। पाकिस्तान ये तो है, मगर अगेन एक्चुअली काउंट्स द वोट्स। हाँ,
हाँ बिल्कुल माजिद भाई, वो तो आखिरी दिन पे ही पता चलता है। सर्वेस जो होते हैं वो मिरर नहीं होते हैं रियलिटी का। सर्वेस तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब उस दिन जिस दिन लोगों ने वोट करना है वो क्या होएगा वो है। अच्छा माजिद, अभी जो आफा बाजी बता रहे थे कि ये जो जेरार्ड स्ट्रीट के ऊपर पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट है, लाहौर तिक्का हाउस इसका नाम है, और इसमें टोरंटो जो फायर सर्विसेज हैं उन्होंने कहा था कि हमने आग जब इसमें लगी तो हमने आग तो बुझा दी है, लेकिन उसने जो इनका रूफ है, जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि रूफ को बहुत बुरे तरीके से इस फायर ने इंपैक्ट किया है। इंजरीज तो कोई नहीं है क्योंकि कहा जा रहा है कि उस वक्त रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी नहीं था। ये जेरार्ड स्ट्रीट के ईस्ट साइड के ऊपर है, और जिसको के कहते हैं कि इंडिया बाज़ार जो है उस एरिया में ये है और बड़ा फेमस है। तो वहाँ पे इसके अंदर काफ़ी वो छत जो है यानी कि सीलिंग जो है वो काफ़ी बुरे तरीके से ये हुआ है, डैमेज हो गया। तो अब देखेंगे कि ये मतलब इसके अंदर अब आप काम कब शुरू करेंगे, क्योंकि उसको तो जाहिर है रूफ को रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर ही इसमें करेंगे। अच्छा जनाब, आज जो मेयर ऑफ मार्कम है आपके फ्रैंक स्कारपीटी, उन्होंने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, और उन्होंने कहा है जी कि ये जो यॉर्क रीजन है इसको कंसोलिडेट करके एक लार्जर सिटी के अंदर बनाने की ज़रूरत है। और ये इन्होंने लेटर लिखा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। इन्होंने कहा है जी कि ये जो यॉर्क रीजन है, जैसे कि आपने अभी अनाउंस किया था रिसेंटली कि हम इसको पील रीजन को, पील को अनपील कर रहे हैं, और 3 डिफरेंट हम जो हैं वो सिटीज़ बना देंगे, ब्रैम्पटन और मिसिसागा और कैलेडन। उसी तरह मैं कहता हूं कि आप बल्कि ये कंसोलिडेट कर दें। ये जो है 9 म्यूनसिपैलिटीज़ का उन्होंने नाम लिया है। वो कह रहे हैं मार्कम, अरोरा, ईस्ट गुविम्बरी, 9 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं ऑल टुगेदर। जी जी 9। तो जॉर्जिया, किंग टाउनशिप, रिचमंड हिल, वॉन, वाइट चर्च, स्टूवविल, तो ये 9 है। तो इन सबको वो कहते हैं कि अगर आप मिला देंगे तो इससे ये होएगा कि इसमें बहुत सारी जो आपकी जो सर्विसेज हैं उससे लोगों को फ़ायदा होएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग्स आएंगी। ये जो ऑपरेटिंग आपकी कॉस्ट है और कैपिटल बजट्स जो हैं उसके अंदर आप जो हैं बहुत सारा मिलियंस आप सेव कर सकेंगे। खासतौर पे ये जो हर म्यूनसिपैलिटी जो यूज़ करती है साइबर सिक्योरिटी, वाटर बिलिंग, टैक्स बिलिंग, रिक्रिएशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स, तो ये सारे जब एक हो जाएंगे तो बजाय इसके कि वो 9 लेटर्स जाते हैं वो एक ही लेटर जाएगा सारी चीज़ों के लिए, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं आप उस तरफ चलें। देखें अब क्या होता है। BCE इंक, जिसको कि आप आन ज़बान में बेल जानते हैं, बेल के नाम से जानते हैं, बेल कंपनी जो है उसने अनाउंस किया जी कि 1300 पोजीशंस जो है वो कट कर रहे हैं, विच मेक्स 3% ऑफ देयर वर्कफोर्स। उसमें उन्होंने कहा जी कि या तो हम क्लोज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं 9 रेडियो स्टेशंस, क्योंकि अब इसके अंदर जो है अनफेवरेबल पब्लिक पॉलिसी, यानी कि पब्लिक को इतना प्यार नहीं इनको दिखा रही और रेगुलेटरी कंडीशंस बहुत सख्त हो गई हैं, तो उसकी वजह से हम इनको अब जाने देंगे। और वो कहते हैं इसकी वजह से कुछ एफिशिएंसी भी आएगी। रिचर्ड ग्रे, वाइस प्रेसिडेंट न्यूज़ एट बेल मीडिया जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है इसको सिंगल न्यूज़ रूम की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि हम अब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकेंगे ये जो हमारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे कि CTV, नेशनल न्यूज़, BNN, CP24, लोकल TV न्यूज़ और चैनल्स और रेडियो स्टेशंस जो हैं वो कहते हैं जी हम नहीं कर सकेंगे। तो इट्स बैड न्यूज़ एनीवेज। 78 के करीब लोग जो हैं जी वो अब ग्रीस के पास उनकी बोट जो है कैप्साइज की और उसके अंदर उनकी जो है डेथ हो गई है, और ये कैरी कर रहे थे माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ को, और ये जो है तकरीबन 47 नॉटिकल माइल साउथ वेस्ट ऑफ पाइलोस, जो कि पेलोपोनेसी के जो कोस्ट है उसके पास ये पड़ता है, और कहते हैं कि ये जो एरिया है ये मेडिटेरेनियन सी का सबसे डीपेस्ट एरिया है। अब इसके अंदर जो कोस्ट गार्ड्स वगैरह और जो चीज़ें एम्प्लॉय की थी, जैसे कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और नेवी फ्रिगेट और एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एंड दूसरे कोस्ट गार्ड वेसल्स, उसकी वजह से 100 लोगों को तो किया है रेस्क्यू, लेकिन बाकी लोगों को जो है वो पता नहीं चल रही है। सर्वाइवर्स जो हैं उनको हॉस्पिटल में लेकर गए थे, उनको बहुत ज़्यादा हाइपोथर्मिया हो गया था, जाहिर है कि सर्दी का मौसम है, और बाकी जो है वो कहते हैं जी कि इनके पास तो लाइफ जैकेट्स तक भी नहीं थी, विच इज़ वेरी बैड। इसके साथ साथ एक और भी बोट जो है कैप्साइज हुई है नॉर्दर्न नाइजीरिया के अंदर, और ये वेडिंग से वापस आ रहे थे ये लोग, 103 के करीब जो लोग हैं इंक्लूडिंग किड्स, उसमें इनकी डेथ हुई है। तो 2 वेरी सैड न्यूज़ जो है। अच्छा जनाब, प्रेसिडेंट जो है तुर्की के तैयब अर्दोगान साहब वो अब जीत गए हैं, और उनके ऊपर बेतहाशा प्रेशर है यूरोपियन यूनियन का कि नेटो की मेंबरशिप जो है स्वीडन को दी जाए, लेकिन
अर्दोगान साहब जो हैं उसमें मान बिल्कुल नहीं रहे हैं। नेटो कह रहे हैं कि हम एक समिट कर रहे हैं लिथुआनिया में, जो कि का जो कैपिटल है विल्नियस, उसके अंदर जुलाई 11-12 के बीच में, और उससे पहले हम चाहते हैं कि अर्दोगान साहब मान जाएं, अपना जो पोजीशन है वो सॉफ्ट कर दें। लेकिन कोई तुर्की के स्टैंस में सॉफ्टनेस नहीं आ रही है। ये स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने, आपको पता ही है कि डेकेड से मिलिट्री न्यूट्रलिटी इन्होंने रखी हुई थी, लेकिन जिस वक्त ये वॉर शुरू हुई यूक्रेन में, तो उन्होंने कहा कि हमको नेटो का मेंबरशिप चाहिए है। तो अब फिनलैंड जो था उसके लिए तो गो अहेड दे दिया टर्की ने, क्योंकि कुछ जो उसने रखे थे शर्तें वो मान ली फिनलैंड ने, तो इट बिकेम 31st मेंबर ऑफ नेटो इन अप्रैल। स्वीडन के ऊपर अभी जो है तकलीफें चल रही हैं। स्वीडन के जो चीफ नेगोशिएटर हैं ऑस्कर स्टेनस्ट्रॉम, वो कहते हैं जी कि तुर्की और खासतौर पर तैयब अर्दोगान साहब से हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन तुर्की अभी रेडी नहीं है और उसको कुछ और आंसर्स चाहिए। तुर्की का स्टैंस ये है कि जो स्वीडन के अंदर जो ग्रुप्स जो कि थ्रेटन करते हैं, जैसे कि टर्किश आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन तुर्की को, उसकी तरफ जो है स्वीडन बड़ा लीनियंट है। और वो लोग, वो सारा ग्रुप जिन्होंने कि एक फेल्ड कू अटेम्प्ट की थी अर्दोगान साहब की गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन 2016, वो सब स्वीडन में रहते हैं और स्वीडन ने उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया है। तो स्वीडन कहता है जी कि हमको अभी फिर कुछ और काम करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और नेटो काफ़ी दबाव डाल रहे हैं तुर्की पे और अर्दोगान साहब पे, जो अभी रिसेंटली जीते हैं इलेक्शंस, कि आप इस बात को मानें। ब्लूमबर्ग की आज एक रिपोर्ट है जी, और ये रिपोर्ट जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं वो चाइना जा रहे हैं और वहाँ पे वो चाहते हैं कि ये जो भी इनके बीच में टेंशन्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। इनका जो ऑफिशियल टूर है जून 16 से 21 के बीच में होगा, उसके बीच में वो लंदन में भी रुकेंगे। और वाइट हाउस के मुताबिक ये कहना चाहते हैं कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को हमको खोलना है और हमको जो है और भी रीजनल ग्लोबल मैटर्स के ऊपर और मैटर्स और जो पोटेंशियल कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लेकिन एंथनी ब्लिंकन साहब ने एक और भी बात की कि जो हमारे बायलैटरल इश्यूज जो कि हमें बड़ा कंसर्न करते हैं उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। डैनियल क्रिटनब्रिट जो है ब्रिंक जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट के टॉप डिप्लोमेट फॉर ईस्ट एशिया, उन्होंने कहा कि ब्लिंकन साहब ये जो बीजिंग में जा रहे हैं तो ये इसमें आप ये ना सोचें कि कोई बड़ा कोई ब्रेक थ्रू या ट्रांसफॉर्मेशन हमारे रिलेशनशिप्स में आ जाएगी। हम एक बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच रख के जाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्बल ने भी ये कहा है कि ब्लिंकन साहब जो हैं वो फोकस करेंगे कि इनके साथ जो एक लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल्स है और मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशंस है उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए। ब्लिंकन साहब ने एक फ़ोन कॉल की थी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग को और उनसे कहा था कि भाई हम एक तो ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस ओपन रखें और हमारे लेकिन कुछ बड़े ही कंसर्न्स हैं आपकी कंट्री से रिलेटेड। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर साहब को उन्होंने कहा था जैसे कि ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ और वीगर मुसलमानों के मसले एंड ऑल दैट। चाइना ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल जो है फिर टोन ली। उन्होंने कहा जी, किन साहब जो हैं ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि बड़ा वार्न किया उन्होंने कहा कि ये अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो उस डिफ़िकल्टीज़ का और चैलेंजेस का सामना करेगा जैसे कि इस साल के शुरू से हो रहा है। और ये बड़ा ही क्लियर है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी कि चाइना ने कहा कि ये सारी जो हमारे बीच में खराबी है रिलेशंस के बीच में इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो यूएसए है। और उसने कहा जी कि हम तो जो हैं चाहते हैं कि चाइना यूएस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे और पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे हों, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे साथ ना कंपटीशन करो और ना हमारे पे एतराज़ करो, क्योंकि हम आप पे एतराज़ नहीं करते हैं। और यही विन विन कोऑपरेशन रहेगा जो कि हमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने भी कहा है। तो चाइना की तरफ से काफ़ी सख्त इनको जो है रिप्लाई दिया गया। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज। और आपको पता ही है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर की क्लोजिंग देर से भी है तो आप एक जो है रिक्वेस्ट डाल दें सुल्तान भाई को ताकि आपके बुक कर दें वो अच्छी प्राइस पे अभी जो वो दे रहे हैं। और इनका जो ये आउटलेट है 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे है। इनका नंबर है 9054502828, तो आप उनको कॉल करके भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर लॉ मिनिस्टर आज़म तरीन तारड़ साहब जो हैं वो आज बात कर रहे थे मीडिया के साथ। इनकी मीटिंग उससे पहले हुई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस्लामाबाद में। उसके बाद ये जर्नलिस्टों से बात करते हुए इन्होंने कहा जी कि जो भी ट्रायल्स आर्मी के कोर्ट्स में होंगी वो आर्मी लॉज जो हैं वो भी इंटरनेशनली
एक्नॉलेज्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं, इसलिए उनकी भी ट्रायल्स जो हैं वो बिल्कुल फेयर होंगी। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि May 9 के मेहम में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया गया था, उनके सस्पेक्ट्स जो हैं उनको फिगर आउट करके और उनके ऊपर जो है मुकदमे मिलिट्री कोर्ट में चलाएंगे। तारिक साहब ने जो है आर्टिकल 14 ऑफ इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 का जिक्र करते हुए कहा कि इसके अंदर जो फेयर ट्रायल्स हैं उसके अंदर ये होता है अंडर दिस आर्टिकल कि आप अपनी मर्ज़ी का एक काउंसिल रख सकते हैं और जो डिफेंस एविडेंस है वो भी आपकी रिड्यूस होती है और आपका एक्सेस भी आपको मिलता है आपके रिकॉर्ड में, और आप वो जो जुडिशल रिव्यू के लिए भी उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आपके साथ पेश आया जाएगा। जो भी कोई सस्पेक्ट्स हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अभी तक किसी भी फीमेल के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के अंदर कोई भी केस रेफर नहीं किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसका आज एक डाटा आया है सामने और उसके जो है अकॉर्डिंगली रिमिटेंसेस जो हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजी हैं मंथ ऑन मंथ 4% से वो नीचे आई हैं, 10% से ईयर ऑन ईयर इन मई नीचे आई थी टू 2.1 बिलियन। पाकिस्तान लॉस्ट 3.7 बिलियन US डॉलर्स इन रिमिटेंसेस इन द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ ईयर 2023 जो फिस्कल ईयर होता है। और उसमें एक तो चीज़ है लोगों ने शायद कम भी भेजे पैसे, और इसके अलावा जो एक्सचेंज रेट है उसका गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनफ्लोज जो हैं वो 12.98% से को नीचे आ गए हैं और जो कि पहले थे 24.831 बिलियन। और इसके अलावा जो है उससे पहले जो थे लास्ट फिस्कल जो ईयर था उसके अंदर ये जो थी 28.489 बिलियन था। पाकिस्तान आपको पता है कि 1.1 बिलियन के ट्रांशी लेना की कोशिश कर रहा है IMF से, जो उसको नहीं मिल रही है, और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो भी 4 बिलियन से नीचे आ गए हैं तो डॉलर से, US डॉलर से। तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसने रिसीव किए थे 2.102 बिलियन इन मई कंपेयर टू 2.198 बिलियन इन अप्रैल, और 2.346 बिलियन जो थे वो मई लास्ट ईयर में आए थे। बिगेस्ट इनफ्लोज जो थे वो सऊदी अरेबिया से आए थे, वो भी डिक्लाइन किए हैं 16.3% से टू 5.924 बिलियन। सेकंड हाईएस्ट जो रेमिटेंसेस थी वो UAE से आती थी, वाज 4.321 बिलियन, जिसमें कि अगेन डिक्लाइन देखा गया 19.2% का। थर्ड लार्जेस्ट जो थे वो UK से आया था 3.718 बिलियन, ये भी डाउन है 8%। USA से 2.824 बिलियन, GCC से 2.918 बिलियन, और ये भी जो है नीचे हैं काफ़ी 11.5% के करीब। इसी तरह 2.839 बिलियन EU से आना था जो कि अगेन कम है, आया है 7% तो इसलिए जो आपको पता ही है कि डॉलर की कीमत इस वक्त जो है ऑफिशियली 286 टू 287 इंटर बैंक मार्केट के अंदर, लेकिन जो ग्रे मार्केट है उसके अंदर 311 से 313 तक पर डॉलर जो है वो भी आपको पाकिस्तान में मिल रहा है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसने आज अप्रूवल दिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होने वाली हैं, तो उसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं मुसर्रत हिलाली, उनको कहा है कि उनको भी एक सुप्रीम कोर्ट की एक जो सीट खाली थी उसमें दिया जाए। इसकी जो कॉन्फर्मेशन है वो लॉ मिनिस्टर आज़म तरीन नज़ीर तारड़ साहब ने दी थी, और उन्होंने कहा जी कि नाउ शी हैज़ बिकम द सेकंड फीमेल जज टू रेज टू दिस पोजीशन। इससे पहले जो हैं जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उनको इस पोजीशन पे लाया गया था, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 17 सीट्स हैं और वो जो हैं उसके पास 15 जजेस हैं इस वक्त। तो ये जो हैं अब 16th सुप्रीम कोर्ट जज बन गई हैं, और जो इनकी रिकमेंडेशन थी जस्टिस फाइज ईसा ने भेजी थी, और जो हैं पहली जो बनी थी आयशा जो थी वो अप्रैल 1 को जो थी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट जो थी बनी थी, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कैसर रशीद साहब जो थे वो रिटायर हो गए थे, तो अब ये जो हैं हिलाली साहिबा ये अब सेकंड फीमेल जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो दिस इज़ समथिंग very good news.